नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गणेश के साथ में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रश्नावली 5.3 के अंतिम 3 प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, 19 और 20। इसी इन प्रश्नों के साथ में जो आज की हमारी जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 5, वो बिल्कुल तरह से समाप्त हो जाएगी। इसके बाद हम कल लेकर आएंगे आपके लिए प्रश्नावली 1। तो चलिए चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 18वें की ओर। देखिए प्रश्न है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी त्रिज्याओं 0.5 सेमी, 1.0 सेमी, 1.5 सेमी और 2.0 सेमी डॉट 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 वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। क्या बनाया गया है? एक सर्पिल बनाया गया है। और इसके बाद ऐसे 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी? देखिए इस प्रश्न को डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। डायग्राम में देख पा रहे होंगे ए इसका एक केंद्र है, सेंट्रॉइड है, इसका एक केंद्र है ए, और ए से बी तक हमने त्रिज्या ली। त्रिज्या फर्स्ट त्रिज्या क्या होगी इसकी? 0.5 होगी। उससे हमने खींचकर एक अर्धवृत्त बना दिया L1। ठीक है सर। इसके बाद इसकी त्रिज्या को बढ़ाते हुए, इसकी त्रिज्या में वृद्धि करते हुए हमने क्या है सर, बी को केंद्र माना और 1 सेमी इसकी क्या ले ली? त्रिज्या ले ली। एक बी को केंद्र मानते हुए 1 सेमी इसकी त्रिज्या ले ली और एक अर्धवृत्त फिर खींच दिया, अर्धवृत्त L2 खींच दिया। इस बार हमने इस बिंदु को, जो बी से अगला जो बिंदु है, इसको कोई नाम नहीं दिया है, लेकिन एक सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ केंद्र मान करके और हमने 1.5 सेमी त्रिज्या का, देखिए 1.5 सेमी त्रिज्या का फिर एक अर्धवृत्त L3 खींच दिया। देन उसके बाद में फिर हमने इसी प्रकार से त्रिज्या को आधा और बढ़ा करके 2 सेमी मान करके हमने एक L4 और अर्धवृत्त बना दिया। इसी क्रम में हमने 13, देखिए 13 क्रमागत अर्धवृत्त, इसी क्रम में हमने 13 अर्धवृत्त यहाँ पर बना दिए हैं। अब प्रश्न ये है कि इन 13 अर्धवृत्तों की लंबाइयों का अपने को योग ज्ञात करना है। देखिए यहाँ सबसे बड़ी बात है, जो दिया हुआ क्रम है वे त्रिज्याओं का क्रम है और जो पूछा गया क्रम है वे अर्धवृत्तों की लंबाइयों का क्रम है। जैसे अगर पूरा वृत्त ये है, ठीक है सर, पूरा वृत्त ये है, इस पूरे वृत्त में से इसकी जो लंबाई क्या होगी, यहां से चलना प्रारंभ किया वापस यहीं आ गए, ये कहलाती है इसकी परिधि। तो परिधि पूरी क्या होगी? 2 पाई और r। कितनी हो जाएगी? 2 पाई r। अगर मैं इसका आधा करता हूं तो आधा कर दिया तो कितना, मतलब देखिए आधा करने पर 2 से 2 कैंसिल हो गया तो पाई r। अर्थात अगर r के साथ पाई लगा दिया जाए तो वह अर्धवृत्त की परिधि कहलाएगी, अर्धवृत्त की परिधि की लंबाई कहलाएगी, और हमको यही ज्ञात करना है। अर्थात हमें सीधा सीधा क्या समझना है कि जितनी भी त्रिज्याएं हैं सभी के साथ में पाई का गुणा कर देना है, जिससे उन अर्धवृत्तों की परिधियां निकल के आ जाएंगी और लास्ट में फिर हम उन परिधियों का क्या कर लेंगे? योग अपने SN वाले फॉर्मूले से। तो चलिए चलते हैं देखिए प्रश्न की ओर। यहां दिया हुआ है त्रिज्याएं। देखिए सबसे पहले लिखते हैं अपन त्रिज्याएं। सॉल्यूशन है, त्रिज्याएं क्या है? देखिए 0.5 सेमी, 1.0 सेमी, इस बार 1.5 सेमी, डॉट डॉट डॉट, इतना ही पर्याप्त है, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। कितने? 13 अर्धवृत्तों तक, 13 अर्धवृत्तों तक। ठीक है सर, क्या आ गया? 13 अर्धवृत्तों तक हमने क्या लिख ली? उसकी त्रिज्याएं हमने लिख ली हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं लंबाई, अर्धवृत्तों की लंबाई, अर्धवृत्तों की लंबाई यहाँ पर। अब आप जानते हैं, अभी हमने बताया था लंबाई के लिए किसका गुणा करना पड़ेगा? पाई का गुणा करना पड़ेगा, जैसा कि हम यहाँ पर आपको बता ही चुके हैं। तो देखिए पाई का गुणा कर लेते हैं। पाई, अगर देखिए इसका एक अपन इसको एक तरह से और कर सकते हैं कि इन सभी त्रिज्याओं का योगफल निकाल लीजिए और तब लास्ट में पाई का गुणा कर लेंगे। इससे अपने पास एक बेस्ट निकल के आएगा। ये प्रश्न थोड़ा और आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो इस पाई को हम अभी गुणा नहीं करते हैं, यहाँ एक लाइन जरूर लिख लेते हैं। देखिए अर्धवृत्तों की लंबाई ज्ञात करने के लिए
क्या करना पड़ेगा, पाई गुणा आर अपने को करना पड़ेगा, पाई गुणा आर अपने को करना पड़ेगा। सबसे पहले आर ओ का योग निकाल देते हैं, अपने जितने भी त्रिज्याएं हैं उन सब का क्या निकालते हैं, योग निकाल देते हैं। देखिए तो ए का मान कितना, देखिए ए का मान है 0.5 है, डी का मान कितना 1.0 में से अंडरलाइन कर लेते हैं, देखिए 2 को बाद वाले में से पहला वाला घटाते हैं, तो 1.0 में से 0.5 घटाते हैं। देखिए तो 1 में से आधा, भाई 1 में से 0.5 जाएगा तो कितना मिलेगा अपने को, 0.5 ही मिल जाएगा। अब देखिए वहाँ कितने अर्धवृत्त हैं, 13 अर्धवृत्त हैं, तो एक अर्धवृत्त, 2 अर्धवृत्त, इसी प्रकार 13 अर्धवृत्तों की त्रिज्याएं होंगी, तो n का मान कितना हुआ, 13 हो जाता है। तो n का मान कितना मिलेगा अपने को, 13 यहाँ पर मिल जाता है। ज्ञात क्या करना है, Sn अपने को ज्ञात करना। तो देखिए Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए n का मान कितना है 13 बराबर 13/2, ठीक है, 2 का 2 इंटू ए का मान कितना है, देखिए 0.5, देखिए 0.5 प्लस n का मान कितना है 13 माइनस 1 को निशान नहीं गुणा, डी का मान कितना है 0.5, ठीक है सर। अब ध्यान देंगे 13/2, देखिए 2 पंजे 10 और पॉइंट के बाद 0 कोई महत्व नहीं होता, हटा सकते हैं, प्लस 12, 13 में से गया तो 12 मिलेगा, 12 पंजे 60 और पॉइंट लगाएंगे एक अंक छोड़कर, क्योंकि एक अंक छोड़कर क्या है, पॉइंट है, पॉइंट के बाद 0 कोई महत्व नहीं होता, तो कितना मिला 13/2 इंटू 6 और 1 7, तो कितना मिलेगा, देखिए अपने को यहाँ देखने को मिल जाएगा 13 7 91/2। ये अपने को S13 किसका मिला, ये त्रिज्याओं का योग मिला। किसका योग मिला अपने को, ये मिलता है अपने को त्रिज्याओं का योग। अभी हमको क्या ज्ञात करना है, अभी हमको ज्ञात करना है अर्धवृत्तों की परिधियों का योग, यहाँ अर्धवृत्तों की लंबाई, ठीक है, अर्धवृत्तों की लंबाई का योग, ठीक है, लंबाइयों का योग। तो कितना मिलेगा, देखिए यहाँ पाई इंटू आर, कितना मिलेगा, पाई इंटू आर, तो पाई का मान क्या रहेगा 22/7। उसने प्रश्न में हमसे कहा है कि पाई का मान क्या रखना है, 22/7 रखना है। और देखिए आर क्या मिला, यहाँ जो आर है, देखिए कहीं पर भी हमने किसी को आर से डिनोट नहीं किया है, हिंदी में त्रिज्या लिख दी है लेकिन आर डिनोट नहीं किया है, तो इस आर का क्या मतलब है, इस आर का मतलब है त्रिज्याओं का योग। चाहे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्मॉल आर का क्या मतलब है, त्रिज्याओं का योग, ठीक है सर, यहाँ लिख सकते हैं त्रिज्याओं का योग। अब देखिए क्या मिलेगा, इनटू त्रिज्याओं का योग कितना मिलेगा, त्रिज्याएं लेंगी तो त्रिज्याओं का योगफल ही तो मिलेगा 91/2, तो कितना मिला 91/2। देखो 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 11, 7 से काटे, देखिए 7 1 कम 7, यहाँ से लगा 2 और 7 3 21, तो कितना मिला 11 गुणा 13। देखिए 11 से 33 का 3 का हासिल लगा 3, 11 कम 11 और 3 कितना मिलेगा, 11 और 3 मिलेगा अपने को 14। यहाँ पर 143 सेंटीमीटर क्या मिल जाती है, उन 13 अर्धवृत्तों की जो सर्पिल आकार जो आकृति है उनका योग कितना मिलता है, 143 सेंटीमीटर अपने को यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से अपन इस प्रश्न को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। आप चाहें तो इसको उतार लीजिए, जिससे हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए साथियों, अब चलते हैं हमारे 19वें प्रश्न की ओर। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, देखिए कि 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, इसी प्रकार अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि हैं। इन 200 लट्ठों को कितनी पंक्तियों में रखा जा सकता है और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे। देखिए इस प्रश्न को अगर आप समझें, जैसे हमने लट्ठों की तय बनानी है, उसको जमाना है। जमाने के लिए हमने क्या किया, पहली पंक्ति में सबसे नीचे 20 लट्ठे रखे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे रखे, उससे अगले 18 लट्ठे रखे। इसी प्रकार जमाते जमाते हमने वो 200 लट्ठों की ढेरी बना दी। अब इन 200 लट्ठों की ढेरी से हमने पंक्तियाँ कितनी बनाई, हमको उसका जवाब देना है। और जमाते जमाते सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे जमे हैं उसका जवाब हमको देना है। तो चलिए इस प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए हमारे पास जो सीरीज है वो क्या है, देखिए
जो सीरीज है कि भाई सबसे पहले 20 लट्ठे मिले, उसके बाद 19, उसके बाद 18 डॉट डॉट डॉट, और कुल कितने लट्ठे हैं? कुल 200 लट्ठे। ठीक है सर, इस प्रकार से कुल 200 लट्ठे हमारे पास में यहाँ पर अवेलेबल है। तो देखिए अब यहाँ ए का कितना मान है? ए का मान है 20। डी का कितना मान है? देखिए बाद वाले में से पहला वाला घटाते हैं, 19 माइनस 20 बराबर कितना मिलेगा? माइनस का 1 यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। अब एन का मान भाई कितनी पंक्तियां हैं? पंक्ति 1 पंक्ति 2, कितनी पंक्तियों में उन लट्ठों को जमाया गया है तो वो हमको ज्ञात करना है। तो हमें ज्ञात करना है एन का मान। और सबसे ऊपरी पंक्ति में देखिए जो स्टार्टिंग है A1 A2 A3, तो लास्ट में यानी लास्ट में क्या मिलेगा? ए एन मिलेगा। तो किसका ज्ञात करना है अपने को? मान ज्ञात करना है ए एन का। ठीक है सर, ये 2 मान अपने को ज्ञात करने हैं। और दिया क्या है? 200 लट्ठे, कुल 200, कुल जहां लिखा मिल जाए वो क्या होगा? आपका एस एन होगा। तो देखिए एस एन का मान कितना है? एस एन का मान है अपने पास में 200। ठीक है, देखिए एस एन को क्या लिख सकते हैं? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, बराबर कितना मिलेगा? 200 यहाँ पर। ठीक है सर, देखिए n/2 का n/2, 2 इंटू ए का कितना मान है? देखिए 20 प्लस n का मान निकालना है n-1 इंटू डी का कितना मान है? डी का मान है -1 बराबर कितना मिलेगा? 200। ठीक है, देखिए 2 यहाँ भाग में है, जब पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो यहाँ क्या शेष बचेगा? यहाँ बचेगा n। कोष्टक देखिए 20 दूना 40, 40 प्लस देखिए माइनस प्लस, देखिए ये प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस हो गया। 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता इस पर, तो वापस से यही स्टेप लिखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर जब माइनस है तो इसके चिन्हों को चेंज कर देगा, तो एक स्टेप बचा लेते हैं अपना। ये जो प्लस का n है वो हो जाएगा माइनस का n, और जो माइनस के एक है ये हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, बराबर कितना मिलेगा? देखिए जो 2 था भाग में वो चला गया कहाँ पर? गुणा में। तो 2 दूनी 4, तो कितना हो गया? 400 हो गया। कितना हो गया ये अपना? 400 यहाँ पर हो गया। अब देखिए n का अंदर गुणा करते हैं, तो n का करेंगे तो कितना मिलेगा? 40n माइनस n गुणा n करेंगे कितना मिलेगा? देखिए थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए। देखिए n का n, देखिए 40 और 1 41, दोनों प्लस के हैं तो क्या आएगा? 41 माइनस के कितना मिलेगा? n बराबर कितना मिलेगा? 400 अपने को मिल जाता है। ठीक है सर, अब देखिए n का गुणा करते हैं अंदर, तो n गुणा 41 करेंगे तो कितना मिलेगा? 41n माइनस n गुणा n करेंगे कितना मिलेगा? n² बराबर कितना मिलेगा अपने को? 400। कितना मिलेगा अपने को? 400 यहाँ पर मिल जाता है। अब इसको जमाते हैं, देखिए इसको जमाते हैं तो माइनस का n² पहले आएगा क्योंकि बड़ी घात पहले आएगी, द्विघात समीकरण की बात थी। ये मिला प्लस का 41n और माइनस का, ये प्लस का 400 है, पक्षांतरण होकर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का माइनस का 400 में प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 400 हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जिसकी घात 2 होती है वो हमेशा पॉजिटिव रखना होता है आपको, जिससे कैलकुलेशंस में दिक्कत नहीं आई। तो माइनस का मिल रहा है तो क्या करेंगे? माइनस का गुणा कर लेते हैं, माइनस का गुणा, जिससे क्या होगा? इसके चिन्ह सारे चेंज हो जाएंगे। जो माइनस वाला है वो प्लस हो जाएगा तो n² और ये प्लस वाला क्या हो जाएगा? माइनस 41n और ये माइनस वाला क्या हो गया? प्लस का 400 बराबर क्या मिल गया अपने को? यहाँ पर 0 प्राप्त हो जाती है। अब इसको द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करते हैं। देखिए यहाँ नंबर 1 नाम दिया, यहाँ नंबर 2 नाम दिया, यहाँ नंबर 3 नाम दिया। ठीक है, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नाम यहाँ पर दे देते हैं। देखिए अब ध्यान देंगे, पहले वाले का करते हैं तीसरे से गुणा। पहले क्या अंक है? कोई अंक नहीं है तो यहाँ अंक मान लेते हैं 1 गुणा, यहाँ क्या अंक है? 400, तो 400 ले लेंगे। देखिए 400 एकम क्या मिलेगा अपने को? 400 किस पर मिला? गुणा पर। किस पर मिला? ये 400 गुणा पर मिल जाता है। बीच में क्या मिला? 41n, वो भी किसका? माइनस का। किसका? माइनस का। तो माइनस का 41n ये किस पर मिलेगा? या तो मिलता है जोड़ का निशान इससे पहले या मिलता है घटा का निशान इससे पहले। ठीक है, अब अपने को ऐसी 2 संख्याएं चाहिए, अपने को ऐसी 2 संख्याएं चाहिए जिनका गुणा करें तो 400 मिले, जोड़े घटाएं तो 41 अपने को मिल जाए। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं? अब देखिए बड़ी संख्याएं होती हैं, इनको निकालना थोड़ा कठिन पड़ेगा, तो इसके लिए गुणनखंड विधि का अपन उपयोग करते हैं। देखिए अपन 400 के फैक्टर निकाल लेते हैं। देखिए
2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 से करेंगे 100 बार, 2 से करेंगे 50, फिर 2 से करेंगे 25, और 5 25 और 5 एकम 5। देखिए या ट्राई करते हैं। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 5 25। देखिए पहली ही बार में अपने को सफलता मिल गई। कैसे? 16 गुणा 25 करेंगे तो 400 मिलेगा, 16 और 25 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा अपने को? 41 मिल जाता है। या ध्यान देने वाली बात है, चिन्हों के लिए हमेशा जो हमसे गलतियां होती है वो चिन्हों पर होती हैं। तो 16 मिला और 25 मिला। देखिए यहाँ पर जो चिन्ह है वो चिन्ह बड़े वाले से पहले लगाना होता है अपने को। बड़ा कौन है? 25, इससे पहले क्या आएगा? माइनस। अब बताइए 25 और 16 को जोड़ेंगे तभी तो 41 मिलेगा अपने को। जोड़ने के लिए एक माइनस है तो दूसरा भी क्या होना जरूरी है? माइनस होना जरूरी है, तभी वे जुड़ सकते हैं। और अपना प्रश्न जो है वो n के पदों में है, तो यहाँ क्या लगा देंगे? n लगा देंगे। तो बीच वाले के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पर 16n माइनस के 25n यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे? देखिए n स्क्वायर माइनस के 16n माइनस के 25n प्लस 400 बराबर कितना मिला अपने को? यहाँ पर 0 प्राप्त हो गया। चलिए अब ले लेते हैं, इसमें से कॉमन लेते हैं। देखिए कॉमन क्या मिलेगा? ध्यान देंगे। देखिए इन दोनों में से n कॉमन आ रहा है तो n ले लिया, n स्क्वायर में से n बाहर आएगा तो केवल n बचेगा, माइनस 16n में से n बाहर आ गया तो क्या मिलेगा? 16 अपने को मिल जाएगा। ठीक है। अब देखिए माइनस 25 और 400 में से क्या कॉमन आएगा? डेफिनेटली 25 ही कॉमन आएगा। तो क्या आएगा? 25। n यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं है तो n कॉमन नहीं आएगा। देखिए 25 बाहर आ गया तो क्या मिलेगा? n। अंत में चिन्हों का गुणा बहुत जरूरी है, केवल अंत में माइनस गुणा प्लस करेंगे तो क्या आएगा? माइनस। और 25 से कम 25, 40 में से 25 जाएंगे तो कितना मिलेंगे? 15, और 15 लगाते कितना होगा? 150। 25 छिकी 150। ठीक है। तो 25 छिकी कितना आ गया अपने पास? 150 बराबर में क्या चल रहा है? 0। देखिए दोनों कोष्टक अगर हमारे समान है तो इसका मतलब हमारा गुणनखंड बिल्कुल सही है। तो चलिए देखिए अब बात करते हैं, इन दोनों को एक बार लिख लेते हैं। n माइनस 16 और n माइनस के 25 बराबर कितना आएगा? 0। n माइनस के 25 बराबर कितना आ गया? 0। देखिए अब इनको अलग अलग करते हैं तो n माइनस 16 बराबर 0 और n माइनस 25 बराबर 0। तो n का मान कितना है? 16 है और n का मान कितना है? 25 है। दोनों ही प्लस में मिल रहे हैं और दोनों ही पूर्ण गुणज हैं, तो छोड़ने का सवाल पैदा नहीं होता। इनमें से हमको कौन सा लेना है इसकी बात करते हैं। अब इसके लिए ये डिपेंड करेगा an का मान, अर्थात लास्ट पंक्ति में लट्ठों की संख्या। ठीक है, इसमें लट्ठों की संख्या किस प्रकार से निर्भर करेगी, इनमें से कौन सा n का मान होगा। तो देखिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान कितना है? 16 बराबर a का मान कितना है? देखिए a का मान है 20 प्लस n का मान कितना है? 16 माइनस 1 गुणा d का मान कितना है? माइनस का 1। देखिए a 16 बराबर 20 प्लस गुणा माइनस करेंगे माइनस 16 में से क्या? तो 15, 15 एकम 15। तो 20 में से 15 जाएंगे तो कितना मिलेगा? 5। तो a 16 का मान कितना मिल गया अपने को? 5 यहाँ पर मिल जाता है। अब देखते हैं इसको। देखिए यहाँ इसको हटा देते हैं। देखिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ a n के स्थान पर क्या आएगा? 25 बराबर a का मान कितना है? 20 प्लस n का मान कितना है? 25 माइनस 1 गुणा d का कितना मान है? माइनस का 1। देखिए यहाँ मिलेगा 20 प्लस गुणा माइनस करेंगे माइनस 25 में से गया तो 24 और 24 एकम 24। अब देखिए कितना मिला? माइनस का 4, जो कि संभव नहीं है। हम जब लट्ठों को रखेंगे तो माइनस में कहाँ जाएगा? आएगा तो प्लस में ही। तो इसलिए n का मान 16 यानी 16 पंक्ति, और उसके लिए जो अपने लट्ठों की जो संख्या है वो कितनी होगी? 5 होगी। तो यहाँ लिख देते हैं पंक्तियों की संख्या। यहाँ लिख के आना पड़ेगा आपको एग्जाम में, पंक्तियों की संख्या। तो पंक्तियों की संख्या कितनी है? 16 है। और अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या, ठीक है, लट्ठों की संख्या कितनी हो जाएगी भैया? संख्या 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5।
तो इस प्रकार से हमारा 19वां प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है। आप चाहे तो इसको उतार लीजिए। इसके बाद चलते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की ओर। तो चलिए साथियों, अब चलते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20वां। देखिए कि एक आलू दौड़ प्रतियोगिता में प्रारंभिक स्थान पर बाल्टी रखी हुई है। देखिए एक आलू दौड़ प्रतियोगिता है, यहाँ पर प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। इस बाल्टी जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, इससे 5 मीटर की दूरी पर एक आलू यहाँ पर रखा हुआ है जिसका डिस्टेंस है 5 मीटर, ठीक है। इसके बाद अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। इसी रेखा पर इसी सीधे में इसी रेखा पर 10 अन्य आलू रखे गए हैं और प्रत्येक आलू के बीच में जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर का है। देखिए यहाँ 3 मीटर देखेंगे और फिर अन्य 3 मीटर की दूरी पर एक और आलू। इसी प्रकार 10 आलुओं तक, ठीक है। कितने आलू तक? 10 आलुओं तक, 10 आलुओं तक, ठीक है साहब। ऐसा 10 आलू तक करना पड़ेगा। तो अब एक क्या हुआ, एक प्रतियोगी निकला। एक प्रतियोगी यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, आलू उठाता है और वापस यहीं लेकर के आ जाता है। तो उसे कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ी? 5 मीटर। कितनी दूरी? 5 मीटर, कौमा। एक प्रतियोगी फिर अगले आलू के लिए यहीं से चलना प्रारंभ करेगा, वापस यहाँ तक जाता है। तो 5 मीटर प्लस में 3 कितना? 8 मीटर उसने जाने में तय किया, ठीक है। और फिर वापस आने का अभी नहीं लगाया है हमने, ध्यान रखना। तो इसके लिए जैसे देखो 5 मीटर जाने में, 5 मीटर आने में, तो कितना हो गया? ये हो गया 10 मीटर, ठीक है। उसी प्रकार 5 और 3 8 मीटर जाने में और 8 ही आने में, तो कितना हो गया? 16 मीटर। देन इसी प्रकार देखिए वापस इसे चलना प्रारंभ किया, 5 और 3 8 और 3 11, 11 जाने में 11 आने में कितना हो गए? 22 मीटर। इस तरह से यहाँ पर हमारी जो सीरीज है वो हमको प्राप्त हुई 10 मीटर, 16 मीटर, 22 मीटर, कॉमा डॉट 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 कितने आलू तक? 10 आलुओं तक, 10 आलुओं तक। अब हमारी दूरी है, इसका हमको क्या ज्ञात करना है? योगफल ज्ञात कर देना है। तो देखिए a बराबर क्या मिला? a बराबर मिलता है 10, d बराबर क्या मिला? बाद वाले में से पहला वाला घटाएंगे, 16 माइनस 10 करते हैं, देखिए कितना मिलेगा? 6। और n का मान कितना मिला? n का मान है 10 आलू, ठीक है। आलू की संख्या कितनी है? 10 है। इसके बाद ध्यान देंगे Sn ज्ञात करना। Sn बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान देंगे n का मतलब कितना है? n का मतलब है अपने पास में 10 बराबर यहाँ पर 10 बटा 2, 2 इंटू a का मान कितना है? 10 प्लस n का मान वही 10 माइनस 1 गुणा डी का कितना मान है? देखिए डी का मान है 6। यहाँ देखिए 2 से काटा, 2 पंजे 10, 10 दुना 20 प्लस 10 में से गया तो 9, 9 छक्के 54। देखिए 5 गुणा 20 और 54 करेंगे तो 74 मिलेगा। 5 चौक 20 और 20 की हासिल लगी 2, 5 सत्ते 35 और 2 कितना मिलेगा? 37। तो S10 कितना मिलेगा? 370 मीटर। अर्थात प्रत्येक प्रतियोगी को इन आलुओं को बाल्टी में भरने के लिए 370 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। तो चलिए इसी के साथ में हमारी प्रश्नावली 5वीं या पूरी तरह से समाप्त होती है। कल हम लेकर आएंगे आपके लिए पहली प्रश्नावली। इस वीडियो में आपका बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आगामी वीडियो में आप हमारे साथ इस तरह से बने रहें। थैंक यू, कीप सपोर्टेड।